एवरीवन, दिस इज पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन में आज हम बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 को आज हम रिवीजन सेशन मैराथन क्लास को आज हम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड मैराथन क्लास है यूनिट 3 की। ओके, इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 की मैराथन क्लास प्रोवाइड कराई है। ठीक है, जिसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा गया था। ठीक है, पार्ट वन ऑलरेडी करा चुके, पार्ट 2 भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद हम यूनिट 2 की मैराथन क्लास भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, आज हम सबसे पहले यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यूनिट 3 की ये आपकी मैराथन क्लास है। ओके, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बेसिकली एक रिवीजन सेशन है जिसमें आपको ऑलरेडी पता है असेसमेंट और असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है बीएड सेकेंड ईयर के नाम से। ठीक है, आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपको पेपर 2 की सारी क्लासेस मिल जाएंगे। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। सेशन पसंद आता है सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में जरूर शेयर करें। जितना आप शेयर करोगे मैं आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, तो आप पे डिपेंड करता है कितना आप शेयर करते हो। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में जो सबसे यूनिट 3 से आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट आईसीटी क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या उपयोगिता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम और क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है, सेमेस्टर प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली और क्रेडिट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर थर्ड है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, क्वेश्चन बैंक एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है, इसको बताइए। ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली, प्रश्न बैंक, खुली पुस्तक परीक्षा का वर्णन कीजिए। फिर से आपका यूनिट 3 से फोर्थ क्वेश्चन डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल रीजन क्या होती है फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट और इसके प्रोसेस और इंपॉर्टेंस को बताइए। ठीक है, यूनिट 3 से आपके यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको बस इन्हीं 4 क्वेश्चन को अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। अब हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, आईसीटी होता क्या है। आईसीटी का टॉपिक आपका बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में ही था। ठीक है, आईसीटी की अवधारणा को समझने से पहले इसके अर्थ को समझते कि आईसीटी है क्या। आई का मीनिंग इंफॉर्मेशन, सूचना जो हमें डाटा से मिलती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बनाने के लिए हमें डाटा की ज़रूरत होती है और इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर हमें सूचना मिलती है। ठीक है, सूचना हमेशा डाटा से मिलकर बनती है। जैसे एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपने इनपुट दिया 4 × 4 कितना होता है 16 होता है जो आपको आउटपुट मिला है। ठीक है, आपने डाटा दिया तभी तो उसका आउटपुट मिला है, तो सूचना के लिए डाटा का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब संप्रेषण कैसे कहते हैं। संप्रेषण किसी भी जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी तकनीक होती है। ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्या है, साइंस से विज्ञान है, यह बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आईसीटी एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से हम सूचनाओं, जानकारी को बहुत अधिक प्रभावी ढंग से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक जगह से दूसरे जगह से कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम के जरिए। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, ठीक है, ईमेल कर लेते हैं हम, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेते हैं। ये किसकी मदद से हो पा रहा है, आईसीटी की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, आपकी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, आप यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट दे रहे हो वो किसकी मदद से हो रहा है, आईसीटी की मदद से हो पा रहा है। ठीक है, कोविड के टाइम पे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस दी जा रही थी। ठीक है, विजुअल क्लासेस प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, आईसीटी की मदद से हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको आईसीटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आईसीटी अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे, आईसीटी से सी से अभिप्राय आंकड़ों का इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दूर तक संप्रेषण, कम्युनिकेशन। इसे हम आंकड़ों को भेजने और प्राप्त करने हेतु विभिन्न हार्डवेयर को जोड़ने वाले नेटवर्क का प्रयोग द्वारा हम इस उद्देश्यों को अर्जित किया जाता है। ये नेटवर्क भी विभिन्न वर्गों के में बांटे जा सकते हैं, जैसे लोकल एरिया, लेन,
वेन, ठीक है, और ठीक है लेन जिसे ऑफिस बिल्डिंग के भीतर ही लिंक किया जाता है, वेन वाइड एरिया नेटवर्क जिसे इंटरनेट जिसे बहुत से विस्तृत क्षेत्र में जोड़ा जाता है। लेन में जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें ऑफिस में समृद्ध कर दिया जाता है, जैसे इनपुट आउटपुट यंत्र एवं कंप्यूटर प्रोसेसिंग। लेन का उद्देश्य हार्डवेयर सुविधाओं में आपस में बांटना होता है, ठीक है, जैसे प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एवं आंकड़े होते हैं ये, ठीक है। डेफिनेशन, यूनेस्को के अनुसार आईसीटी एक वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुसंधान और प्रबंधन तकनीक है जिसका उपयोग सूचना, इसके अनुप्रयोग तथा और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ जोड़ने में किया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण की उपयोगिता, ठीक है, भंडारण, ठीक है, सूचनाओं का संग्रहण करने में आईसीटी काफ़ी हेल्प करता है। आईसीटी की मदद से हम अपने डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, ठीक है, और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं इन आंकड़ों को, और ये ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। फिर है विदेशी भाषाओं का अधिगम, ठीक है, लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए केवल पुस्तकों पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता, इसके लिए आईसीटी का प्रयोग प्रभावित सिद्ध हो रहा है। इस संबंध में भाषा प्रयोगशाला, दूरसंचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया स्पीकर आदि का प्रयोग संभव हो गया है, ठीक है। अब हमें ट्रेडिशनल क्लासेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, आजकल आईसीटी की मदद से हम घर पर ही बैठ के क्लास, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग प्रोसेस, आईसीटी द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आधुनिक विधियों द्वारा अध्यापक पाठ्यवस्तु को अधिक जीवंत बनाकर विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। तकनीक का प्रयोग करके दृश्य श्रव्य सामग्री, बच्चों को स्मार्ट क्लासेस देके, ठीक है, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को बेहतर ढंग से विद्यार्थियों को पहुंचा सकता है आईसीटी की मदद से, ठीक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राइमरी स्तर की शिक्षा, आईसीटी का प्रवेश भी प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। इन छोटे बच्चों को शारीरिक गतिशीलता के लिए अनेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने या प्रयोग बच्चों के लिए खेल खेल में सिखाया जाता है। मैनेजमेंट करने में भी आईसीटी काफ़ी मदद करता है, क्योंकि आईसीटी की मदद से सारे रिकॉर्ड्स रखना स्कूल के बारे में, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के बारे में, अगर हम शॉपिंग करने भी जाते हैं जो बिल जनरेट होता है, ठीक है, और अन्य, तो मैनेजमेंट करने में आईसीटी के लिए, आईसीटी से मैनेजमेंट करने में काफ़ी हेल्प होती है और वो काफ़ी इजी होता है, ठीक है। आजकल प्रबंध किसी भी क्षेत्र में आईसीटी का सहयोग के बिना निस्सहाय सा दिखाई पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंध आईसीटी पर आधारित है। इसका प्रयोग प्रबंधों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है। स्कूल में प्रवेश संबंधित सूचनाएं, पाठ्यक्रम संबंधित सूचनाएं, शोधकर्ता है, ठीक है, सूचना तथा अध्यापकों के वेतन आदि संबंधित सूचनाएं आईसीटी के माध्यम से कुछ ही क्षणों में आंखों के सम्मुख आए, क्योंकि हम कंप्यूटर में सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। शिक्षा तंत्र में परिवर्तन, चेंज इज सिस्टम इन एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा तंत्र में भी परिवर्तन होता है। अब आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? शिक्षा एवं अनुसंधान जनित विशेष सामग्री का संचार एवं हस्तांतरण, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरीज की स्थापित करना, ठीक है, जो डिजिटल लाइब्रेरीज है, ठीक है, पहले क्या होती है, ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज होती थी, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाई जाती उनमें लाइब्रेरी सेटअप किया जाती और उसके अंदर बुक्स को स्टोर किया जाता था। वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होती थी, लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी से ये सुरक्षित रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। फिर है इसरो, एनसीईआरटी, इग्नू आदि के शैक्षिक कार्यक्रम का संचार, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता, जैसे कि ई कॉमर्स, ईमेल, एटीएम, क्रेडिट कार्ड से राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। स्वास्थ्य संसाधनों का विकास, ठीक है, एक्सरे करना है वो किसकी मदद से होते हैं? आईसीटी, सीटी स्कैन, पेसमेकर, अल्ट्रासाउंड। राष्ट्र में तकनीकी विकास में सहायता बढ़ाना और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। यूजिंग आईसीटी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में महत्व अगर हम आईसीटी को यूज़ करते हैं। आभासी शिक्षण संस्थान, वर्चुअल टीचिंग, ठीक है, जब कोविड आया था तो बच्चों को वर्चुअल टीचिंग दी गई थी, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो ऐसे प्रोग्राम भी चलाए गए जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा में विभिन्न उपकरणों के रूप में, ठीक है, शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में, ठीक है, जब शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है ऑनलाइन, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है, नवीनतम खोज होती है, और शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाना, सबको शिक्षा तक पहुंचाना। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, जिनको भी कोई भी नॉलेज लेनी होती है तो वो
तो वो इंटरनेट से, ठीक है, यूट्यूब से, ठीक है, उससे प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सेमेस्टर सिस्टम क्या है, सेमेस्टर प्रणाली क्या होती है। सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है, पहले जब आपके एग्ज़ाम लिए जाते थे, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम लिए जाते थे जो साल में एक बार लिए जाते हैं, जिसे हम फाइनल एग्ज़ाम कहते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आए और आकलन के तरीक़ों में चेंजमेंट आएगा, तो अब हम साल में एग्ज़ाम नहीं लेंगे एक बार, अब हम साल में 2 बार एग्ज़ाम लेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम। जो 6 महीनों के गैप पर एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसको हम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, और जिनका जो अंतर होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम लेने को ही हम सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके बीएड एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनुअल एग्ज़ाम कहेंगे। लेकिन कुछ अदर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज भी आपके बीएड के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे डीयू हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गए, जो वो सेमेस्टर वाइज 2 सेमेस्टर में आपके बीएड के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, सेमेस्टर प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक सेमेस्टर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मूल्यांकन किया जाता है कि आधा सिलेबस इस सेमेस्टर में आएगा, आधा सिलेबस इस सेमेस्टर में आएगा। आधा सेमेस्टर शब्द का अर्थ होता है छमाही। ठीक है, और वो 6 महीने के गैप पर लिया जाता है। सेमेस्टर प्रणाली में एक शैक्षिक सत्र को 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर की अध्ययन सामग्री को अलग अलग निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर हम अध्ययन सामग्री को अलग अलग कर देंगे तो इससे क्या होगा, बच्चों में वर्कलोड होगा वो कम होगा। ठीक है, जब हमें साल में एक बार में सारी पूरी बुक पढ़नी पड़ती है तो बच्चे क्या होते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे सेमेस्टर वाइज हमारे एग्जाम होंगे तो बच्चे स्ट्रेस में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर का मूल्यांकन भी अलग अलग किया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा अनिवार्य होती है। छात्र अधिकांश समय अध्ययन में ही व्यस्त रहता है। ठीक है, तो छात्र है जो पूरे ईयर स्टडी करता है। ठीक है, अब जैसे हमारे बीएड के एग्ज़ाम में एनुअल है तो बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ना शुरू करते हैं। अब जब बच्चों के एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे तो वो पूरे वर्ष पढ़ते ही रहेंगे। ठीक है, और वो बिजी रहेंगे। सेमेस्टर प्रणाली में अध्यापकों को भी निरंतर सजग और कार्य करने में व्यस्त रहना पड़ता है। अब सेमेस्टर प्रणाली के लाभ क्या क्या है। सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा सीमित पाठ्यक्रम होने के कारण छात्र पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में आने से छात्र अधिकांश समय अध्ययन में व्यस्त रहते हैं। ठीक है, इसमें छात्र एकदम से नहीं पढ़ते कि लास्ट मोमेंट पर पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं, इसमें बच्चों के एग्ज़ाम 6 मंथ्स के गैप पे होते हैं तो बच्चे पढ़ाई में ही व्यस्त रहते हैं। सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों की पढ़ाई का भार कम होता है। ठीक है, जब हमारे एनुअल एग्ज़ाम होते हैं तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, लेकिन जब हमारे सेमेस्टर वाइज हमारा एग्ज़ाम है तो आधा सिलेबस इस सेमेस्टर में आएगा, आधा सिलेबस इस सेमेस्टर में आएगा, सेकेंड सिलेबस में। ठीक है, सेमेस्टर प्रणाली परीक्षा प्रणाली से छात्रों में पाठ्यक्रम की पूर्ण जानकारी होती है। सेमेस्टर प्रणाली में अध्यापकों को भी निरंतर सजग और कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। सेमेस्टर प्रणाली में छात्रों को फीडबैक मिलता रहता है जिससे वे सुधार कर सकते हैं। सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों से पाठ्यक्रम की अच्छी तैयारी हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या होता है। यह आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पे भी पूछा जा सकता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है 16 मार्क्स का। ठीक है, तो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है क्या है। क्रेडिट से मतलब, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, बैंक आपको 1 महीने के लिए उधार पैसा देता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अब एजुकेशन में क्रेडिट का मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब एजुकेशन में बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट अपनी चॉइस के अनुसार उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, फ्रीडम दी जाती है कि बच्चे अपनी चॉइस के अनुसार सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट्स में उनका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब क्लास 10th में होते हैं, क्लास 10th आपके पास आउट हो जाती है तो आपको 11th क्लास में आपको चॉइस दी जाती है कि आप कौन सा स्ट्रीम लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे कि कॉमर्स लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब आप क्लास 6 में होते हैं तब आपको कौन सी लैंग्वेज चूज़ करनी है। ठीक है, आप संस्कृत लेंगे, फ्रेंच लेंगे, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे तो आपको चॉइस दी जाती है। ठीक है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हम कह सकते हैं कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें बच्चे अपनी चॉइस से फ्रीडम मिलती है, वे अपने इंटरेस्ट स्किल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब आपको एग्जाम में लिखना कैसे, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का पूरा नाम चॉइस बेस्ड सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली या क्रेडिट आधारित प्रणाली कहते हैं। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्रेडिट आधारित प्रणाली के अंतर्गत छात्र के पास निर्धारित पाठ्यक्रम का चयन करने के विकल्प मौजूद होते हैं, जिससे छात्र मृदु कौशल पाठ्यक्रम का रूप में अपने मन के मुताबिक सीख सकते हैं। क्रेडिट बेस के अंतर्गत कोई भी छात्र अपने कोर्स में से कुछ विषय हटाकर अन्य स्ट्रीम अपने पसंदीदा 1 या 2 विषयों को चुनने का नियम या ऑप्शन होता है। अब क्रेडिट आधारित प्रणाली के लाभ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आप इसको अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। क्रेडिट प्रणाली क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लचीली है, क्योंकि इसके अंतर्गत बच्चों को चॉइस दी जाती है, वो अपनी मन मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, स्किल्स एंड कैपेबिलिटी, ठीक है। अगर वो बच्चे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसमें उनका इंटरेस्ट है, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे, इजली स्कोर इन देयर एग्ज़ाम, आसानी से अच्छे मार्क्स लाएंगे और उनकी इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, और अपनी स्टूडेंट्स नीड्स एंड एबिलिटी और इंटरेस्ट उनमें आएगा और वो प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर क्रेडिट प्रणाली आधारित के दोष क्या है, ये क्या है, एक अधिक महंगी प्रणाली है, प्रक्रिया है, अध्यापक पर अतिरिक्त बोझ है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर एड ऑन हो जाते हैं जो टीचर्स को पढ़ाने पड़ जाते हैं, ठीक है। नई विधि होने के कारण आत्मसात करना मुश्किल है, उसके साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है अध्यापकों को। अध्यापकों का दृष्टिकोण कभी कभार नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अध्यापकों के ऊपर अत्यधिक भार आ जाता है और अध्यापकों द्वारा पक्षपात होना, ठीक है। अधिकतम शिक्षण के लिए पर्याप्त समय की कमी का होना। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्रेडिट बेस्ड सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ग्रेडिंग प्रणाली क्या है और उसके प्रकार क्या है। ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें शिक्षकों की छात्रों की प्रगति जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास फेल घोषित करने के लिए पूर्णांकों नंबर की जगह कितने प्रतिशत अंक उन्हें प्राप्त किए ऐसे बताने की अपेक्षा उन्हें अक्षर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। इसमें बच्चों को नंबर्स नहीं दिए जाते बल्कि क्या दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। पहले प्रणाली में जब बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को नंबर दिए जाते थे। बच्चे ने 100 में से 70 मार्क्स लाया, उसकी कितनी परसेंटेज बनी है, ठीक है। लेकिन जब ग्रेडिंग प्रणाली आई तो इसमें अंकों की जगह बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, ABCD, ठीक है, आदि प्रदान किए जाते हैं। अंकन की कमियों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने तथा शिक्षा आयोग ने अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का सुझाव दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने तथा अन्य विश्वविद्यालयों ने 1975 और 1976 में ग्रेडिंग प्रणाली पर कार्यशालाएं आयोजित की और उनके आधार पर उन्हें 7 बिंदु प्रणाली में अपनाने की सहमति की, ठीक है। उपस्थित स्तर और अंकन के लिए अक्षर दे, किसी बच्चे की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होगी तो उसको A ग्रेड दिया जाएगा, बहुत अच्छा है तो A, गुड अच्छा है तो B ग्रेड, एवरेज है तो C ग्रेड, बिलो एवरेज है तो D ग्रेड और ख़राब है तो E ग्रेड और बहुत ख़राब है तो F ग्रेड दिया जाएगा। अब ग्रेडिंग प्रणाली के कौन कौन से प्रकार है। ग्रेडिंग प्रणाली का पहला प्रकार आपको प्रतिशत ग्रेडिंग, सेकंड आपका अक्षर ग्रेडिंग, थर्ड है आपका सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग, फोर्थ है आपका मास्टरी ग्रेडिंग, फिफ्थ सफल या असफल ग्रेडिंग और सिक्स्थ है आपका मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, ठीक है। प्रतिशत ग्रेडिंग वे ग्रेडिंग होते हैं जिसमें बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए परसेंटेज में उनको अंक देना होता है कि 100 में से बालक के कितने नंबर आए हैं, ठीक है, कितनी उसकी परसेंटेज बनी है, 70% है, ठीक है। अक्षर ग्रेडिंग क्या है, लेटर ग्रेडिंग, यहाँ पर बच्चों को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं ABCD F और साथ में प्लस माइनस उपयोग किया जाता है। सामान्य संदर्भित ग्रेडिंग नॉर्मल रिप्रेजेंट ग्रेडिंग, इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के सामान्य आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। मास्टरी ग्रेडिंग, जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों को कहाँ तक सीखा है यह तय किया जाता है। फिर आपका सफल असफल, इस स्तर में बच्चों को 2 स्तरों पर रखा जाता है कि बच्चा पास है कि फेल है। मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग, यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित होता है कि जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत अगर किसी बालक के 90 नंबर है और किसी बालक के 90 है तो उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाएगा, उनको एक ही ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये होता है, ठीक है।
ग्रेडिंग प्रणाली में उच्च अंक प्राप्त करने का दबाव कम हो जाता है कि अब बच्चों को ये नहीं रहे कि हमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर, क्योंकि 90 वाले को भी उतने ही मार्क्स मिले और 95 वाले को उतने ही ग्रेड मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही अंक नहीं दिए जाते हैं, बल्कि बच्चों के असाइनमेंट, कक्षा में उपस्थित व्यवहार आदि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेडिंग देने से अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति बालक आसानी से ही प्राप्त कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही पक्षों में मार्क्स दिए जाते हैं। ग्रेडिंग प्रणाली को जानते हो माता पिता भी अपने बच्चों की क्षमताओं के बारे में जानने लगते हैं, क्योंकि ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत गैर शैक्षिक पक्षों को भी इंक्लूड किया जाता है कि आर्ट्स हो गया, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है, कौन सा बच्चा डांस पे अच्छा है, कौन सा बच्चा कौन से स्पोर्ट्स में अच्छा। इससे अभिभावकों को भी अपने बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ग्रेडिंग प्रणाली को, ठीक है, ग्रेडिंग प्रणाली के अंतर्गत बच्चों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चों का मानसिक दबाव कम हो जाता है कि बच्चों को पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा मार्क्स लाने, तो बच्चों को मेंटल प्रेशर कम हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था क्या होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम वे होता है जो आपका ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपसे MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन दी जाती है। ठीक है, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सारे आपके ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका CTET का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन को इलेक्ट्रॉनिक एग्ज़ाम भी कहते हैं। ओके, अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है अपने एग्ज़ाम में। ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तथा परीक्षार्थी के सामने कंप्यूटर मॉनिटर पर प्रस्तुत किए गए तथा उन प्रश्नों का जवाब परीक्षार्थी कंप्यूटर माउस का प्रयोग करके देते हैं। ऑनलाइन परीक्षा में सभी क्वेश्चन जो मल्टीपल होते हैं, MCQs होते हैं, जिनमें परीक्षार्थी को एक ही सही विकल्प चुनना होता है। ऑनलाइन परीक्षा में समय की निर्धारित सीमा होती है, निर्धारित समय के अंदर ही परीक्षार्थी को प्रश्नों का जवाब देना होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला एडवांटेज, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम तत्काल, इंस्टेंट और एकदम एक्यूरेट होता है। रिजल्ट्स आर इंस्टेंट एंड एक्यूरेट। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जा सकती है जहाँ पर उम्मीदवार वेब कैमरा निगरानी तकनीक के साथ दूर दराज के परीक्षा केंद्र में इसके लिए उपस्थित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ऑनलाइन आपकी परीक्षा है वो प्रॉपर निगरानी में रखी जाती है, कैमरे की निगरानी में, जिससे प्रिवेंट्स चीटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इस प्रकार की परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाता है और परीक्षा आयोजित करने से लेकर मूल्यांकन प्रक्रिया हर कदम को सरल बनाती है। ये क्या है, इजी टू कंडक्ट एग्जाम है। ठीक है, परीक्षा का अंकन उम्मीदवार की सफलता या असफलता को आसानी से निर्धारित करके बच्चा पास है या फेल है तुरंत बता दिया जाता है। ठीक है, यह परिणाम को स्टोर के लिए एक उचित तंत्र के साथ साथ सुरक्षित और समय प्रबंध भी करता है। ठीक है, फिर परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी करना आसान है। यह परीक्षा प्रणाली नकल को भी रोकती है। ऑनलाइन टेस्ट विकलांग छात्रों के लिए भी सुलभ है, एक्सेसिबल बाय स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। डिसएडवांटेजेस क्या है, टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, इसके लिए रिक्वायर स्मूथ इंटरनेट और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिनको कंप्यूटर के बारे में पूर्ण ज्ञान हो, उसके बारे में नॉलेज हो, ऐसे स्टाफ की ज़रूरत होती है। रिक्वायर डिवाइस टू टेक टेस्ट, इस टेस्ट के लिए हर किसी को इंडिविजुअल सिस्टम देने होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होता है, खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था क्या है। इसके अंतर्गत बच्चों को बुक से पढ़ के एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बच्चों के एबिलिटी को भी देखते हैं और बच्चे कैसे सूचना को ढूंढते हैं और कैसे लिखते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसके अंदर बच्चों को परमिशन दे दी जाती है कि वह बुक्स, ठीक है, नोट्स, रिटन मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बस टीचर का यही उद्देश्य होता है कि बच्चे उस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और कितनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन सिस्टम इसी को कहा जाता है। अब आपको एग्ज़ाम कैसे लिखना है, अपने एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है। खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था है जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर देते समय अपनी पाठ्य पुस्तक, नोट्स, दूसरी पाठ्य सामग्री का परामर्श देने की आज्ञा दे दी जाती है कि वो
इन मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था में समस्या समाधान तथा आलोचनात्मक चिंतन सृजनात्मक के कौशलों की जांच की जाती है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, अपने वो आंसर कैसे लिखता है और कितनी क्रिएटिविटी दिखा सकता है। खुली पुस्तक परीक्षा में परीक्षार्थियों को शब्दकोश, एल्गोरिथम, टेबल आदि के प्रयोग की भी इजाज़त दे दी जाती है। ठीक है, यही व्यवस्था सामान्य उपयोग इन विषयों में प्रयोग होती है, जैसे लॉ, स्टैटिक्स और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में यह व्यवस्था प्रयोग की जाती है। खुली पुस्तक परीक्षा का उद्देश्य सूचना तथा ज्ञान को ढूंढना तथा उसका प्रयोग करने की योग्यता की जांच करना होता है। खुली पुस्तक परीक्षा परीक्षार्थियों को याददाश्त की परीक्षण नहीं करती। यह परीक्षा समस्या समाधान के लिए सूचना को प्राप्त करना और उसका प्रयोग करके योजना का परीक्षण करना है। खुली पुस्तक की संरचना कैसी होती है? परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी को पाठ्य पुस्तक, परीक्षा नोट्स तथा अनेक संसाधनों तथा संदर्भों के प्रयोग करने की आज्ञा होती है। परीक्षार्थियों को परीक्षा से पहले ही प्रश्न उपलब्ध करवा दिए जाते हैं और इस प्रकार परीक्षार्थी पहले से ही तैयार संसाधनों का प्रयोग परीक्षा में कर सकते हैं। दूसरे प्रारूप में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र घर पर ले जाने के लिए भी दे दिए जाते हैं, जैसे ये प्रश्न ऐसे टाइप हो सकते हैं, लेकिन लघुरात्मक क्वेश्चन हो सकते हैं, भौगोलिक प्रश्न हो सकते हैं। परीक्षार्थियों को निश्चित अवधि के लिए भीतर परीक्षा पेपरों को लौटाना होता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? खुली पुस्तक परीक्षा व्यवस्था से परीक्षार्थियों को सामग्री रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें विद्यार्थियों को समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है कि बच्चे गहराई तक सोच सके। इसमें बच्चों का बोध तथा संश्लेषणात्मक कौशलों का विकास होता है। इसमें बच्चों को सूचना खोजने से संबंधित कौशलों का विकास होता है जब वे पुस्तकों और अन्य साधनों से आवश्यक सूचना को इकट्ठा करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट्स कैन चीट डायरेक्टली फ्रॉम बुक्स एंड कॉपी। जैसा कंटेंट बुक्स में लिखा है, अब बच्चे क्या करें, उसको सेम कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है, उसकी हो सकता है स्टूडेंट कैन स्टॉप रीडिंग एंड डिपेंड ऑन बुक्स। ठीक है, बच्चा पढ़ना छोड़ देंगे और बच्चे बुक पर ही निर्भर हो जाएंगे। नीड मोर डेस्क स्पेस। इसमें करने के लिए हमें ज़्यादा डेस्कों की ज़रूरत पड़ेगी। हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जिसके बारे में आपको पता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। एक तरह के बुकलेट भी मान सकते हो, इसी को हम क्वेश्चन बैंक कहते हैं। प्रश्न बैंकिंग की परीक्षा परीक्षण के प्रश्नों के परीक्षण या अन्य निर्धारित सामग्री को संचित रूप में रखने बाद के वर्षों में छात्रों के लिए इस सामग्री का दोबारा प्रयोग करने की प्रक्रिया है। प्रश्न बैंक में प्रयोग ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग अन्य मूल्यांकन पद्धतियों के लिए भी किया जाता है। प्रश्न बैंक का प्रयोग अध्यापक, परीक्षकों तथा छात्रों द्वारा शिक्षण अधिगम की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि क्वेश्चन बैंक क्या है। इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन होते हैं और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, नैदानिक परीक्षण क्या है। डायग्नोस्टिक का मतलब मेडिकल फील्ड में किसी बीमारी का पता लगाना है। जो भी दिक्कत पेशेंट को आ रही है उसका पता लगाना और बीमारी का पता लग जाए तो उस पर इलाज करना। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन के फील्ड में यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ताकि हम बच्चों में क्या दिक्कत है, बच्चों को कहाँ सीखने में समस्या उत्पन्न हो रही है, उनके कहाँ का पर्टिकुलर उससे इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसका निदान करना। और जैसे हमें प्रॉब्लम्स का पता चलता है उसके बाद हमें बच्चों को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना। ठीक है, जहाँ जिन क्षेत्रों में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनका इलाज करना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब है समस्या का निदान करना। जहाँ पर बच्चे को समस्या उत्पन्न हो रही है उसको समस्या का खोज करना, निदान करना, उसी को हम डायग्नोस्टिक कहते हैं। नैदानिक परीक्षणों का अर्थ है, नैदानिक परीक्षण वह परीक्षण है जो इस बात का निदान करते हैं कि बालक किन परिस्थितियों में गलती करते हैं और उन्हें गलती किस प्रकार की है, गलती करेंगे कि क्या कारण है आदि। जिस प्रकार चिकित्सक रोगी का इलाज करते समय पहले यह पता लगाते हैं कि रोगी का क्या बीमारी है, कितनी बीमारी है और बीमारी किस प्रकार की है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायरेक्टली दवाई तो नहीं देता, तो पहले क्या करता है, वो टेस्ट करता है आपके और फिर टेस्ट में देखता है कि आपको क्या बीमारी है, कितनी बीमारी है और किस प्रकार की बीमारी है। रोग का निश्चय करने के बाद ही डॉक्टर उस बीमारी का उपचार करता है। ठीक उसी प्रकार निदानात्मक परीक्षण द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि गणित के अध्ययन में छात्रों को प्रत्यय, नियमों, सूत्रों एवं सिद्धांतों से संबंधित क्या क्या कठिनाई है, वे कहाँ गलती करें और किस प्रकार की गलती करें तथा क्यों करें। इस प्रकार यही जानना, पता लगाना निदान कहलाता है। अब आप इसकी परिभाषा देख लीजिए।
गुडे के अनुसार निदानात्मक परीक्षण एक परीक्षा है जो एक सीमित विषय क्षेत्र में छात्रों की उपलब्धि नापकर उनकी दुर्बलता कार्रवाई के लिए उपयुक्त आधार प्राप्त हो सके जिससे कि वो उपचारात्मक हो सके। मैचिल के अनुसार निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य योग्यता के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना नहीं है कि जो बच्चे सीख नहीं पा रहे कि उनको हम अलग कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वरन विद्यालय विषयों में कमजोर छात्रों को कठिनाइयों का खोज करना ताकि उनका तत्काल निवारण किया जा सके। अब निदानिक परीक्षण का उपयोग उद्देश्य क्या है? छात्रों की ताकत और कमजोरियों को जानने में हेल्प करता है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं के अनुसार कार्य प्रणाली और पाठ्यक्रम तैयार करने में परीक्षण उन बच्चों के योग और कठिनाई दोनों की जानकारी के लिए उपयोगी है जिनकी उपलब्धियां उद्देश्य तक नहीं पहुंची है। इससे पता चलता है निदानात्मक परीक्षण से यह उन क्षेत्रों को पता लगाने में सहायक होते हैं जिनके अतिरिक्त व निर्देश की आवश्यकता होती है व शिक्षण पद्धतियों में सुधार किया जाता है। अब निदानिक परीक्षण के लिए छात्रों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? खराब स्मृति, धीरे धीरे सीखना और जल्दी भूलने की आदतें, सीखने की प्रेरणा में कमी, बच्चों में मोटिवेशन नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जब बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे? आत्मविश्वास की कमी होना, ठीक है, बच्चे टीचर से कुछ भी पूछने में हिचक रहे हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं है, सूचना को प्रभावी ढंग से समझने में असफल होना, नवीनता और रचनात्मक की कमी, समस्या हल करने में असमर्थता, बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है तो बच्चे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पाते, छोटे वाक्य और व्याकरण में गलती करना और कम ध्यान देना और एकाग्रता अवधि में कमी, ठीक है। कमजोरी के मुख्य कारण हो सकते हैं शिक्षक की दोषपूर्ण बुद्धि, फॉल्टी टीचिंग मेथड, ठीक है, विषय का भय, फियर ऑफ द सब्जेक्ट, कुछ बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को इंग्लिश में नहीं होता, तो विषय का भय भी होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट बच्चों को समझ नहीं आते। अध्ययन की गलत आदतें, शारीरिक और भावनात्मक कारक जैसे खराब स्वास्थ्य, मानसिक सदमे आदि, शिक्षक का दोषपूर्ण व्यवहार, कभी कभी टीचर का बालकों को डांट देती है तो बच्चे क्या है घबरा जाते हैं और बच्चे पूछते भी नहीं है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण के पद कौन से? छात्रों के उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण द्वारा छात्रों की गलतियों का पता लगाना, ठीक है। हम बच्चों का क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे, फिर उनके उत्तर पुस्तिका को चेक करेंगे, विश्लेषण करेंगे और उनकी गलती, बच्चों ने कहाँ का गलती की है उसका पता लगाएंगे। एक प्रकार की गलती से 3-4 छोटे प्रश्न तैयार करके और परीक्षण करेंगे, फिर तैयार किए गए परीक्षण के छात्रों को बड़े समूह में देना, फिर परीक्षण की सहायता से कमजोरी का पता लगाना और कठिनाई के कारणों का विश्लेषण करना। अब हम पढ़ते हैं रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ठीक है। हमारी क्लास में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो अटेंशन है सारे बच्चों पे नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग वह टीचिंग होती है जो हमने बच्चों की समस्याओं का निदान किया है। अब हमें पता चल गया कि बच्चों को कहाँ का सीखने में कठिनाइयाँ आ रही है और बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे। जब हमने उनकी समस्या का निदान कर लिया तो अब हम उनको क्या देंगे? रेमेडी देंगे, उपचार देंगे, ठीक है, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसी को हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जब क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है तब बहुत से बच्चे होते हैं अटेंटिव नहीं होते, उनका टीचिंग लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। टीचर बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। जो बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं उनको अटेंशन देने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, इसी को हम रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है, ठीक है। शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों की सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। जब निदानात्मक परीक्षण की मदद से छात्रों की कमजोरी का पता लग जाता है, इसके बाद छात्रों को विशेष शिक्षण दिया जाता है जिसमें छात्रों की समस्या को कम करने का काम किया जाता है। इसमें समस्या को उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में किसी भी विषय को दोबारा नहीं पढ़ा जाता है, केवल छात्रों को जहाँ पर समस्या रहे वही दूर किया जाता है। उपचारक शिक्षण में बच्चों के कौशल पर भी ध्यान दिया जाता है। परिभाषाएं देख लेते हैं। यूकमैन एंड सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य सभी प्रकार के अधिगम की त्रुटियों में सुधार के लिए प्रभावी तकनीकों का विकास है। अभी तक ये वाणिज्य की तुलना में कौशल विषयों पे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। GM ब्लेड्स के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में अच्छी शिक्षा है जो छात्र को उसके अपने स्तर पर ले जाती है और प्रेरणा को मूल विधियों से उसकी क्षमता को मानकों में वृद्धि करती है। यह दोषों के सावधानी पूर्वक निदान पर आधारित होती है और एक छात्र की आवश्यकता और हितों की सामग्री है। अब रेमेडियल टीचिंग के क्या उद्देश्य है? छात्रों के समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाई को दूर करना, छात्रों को दोषित मनोवृत्तियों जो उसके गलत एटीट्यूड है और हैबिट्स है उसको समाप्त करना, छात्रों के चरित्र एवं मनोबल को विकसित करना, उनको मोटिवेशन देना, छात्रों की प्रगतिशील आदतों का
विकास करना, छात्रों के संदेह के समय पर हल करना, जहाँ पर भी बच्चों को जिस टाइम डाउट आ रहा है उसी समय उसको सॉल्व कर देना, छात्रों में गणित शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना। ठीक है। स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, सिखाना, बच्चों को फिर समीक्षा करना, कमजोरी के नजर आने पर परीक्षण करो और परीक्षण द्वारा प्राप्त कमजोरी का तभी निवारण करना। अब टाइप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग कौन कौन से होते हैं? विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करना, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण देना, इंडिविजुअल टीचिंग देना, बच्चों को ट्यूशन क्लासेस दे देना, ठीक है, अतिरिक्त कक्षा कार्य एक्स्ट्रा क्लास वर्क देना और अतिरिक्त गृह कार्य एक्स्ट्रा होमवर्क देना। ठीक है, इससे हम बच्चों को रेमेडी दे सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक किया कीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, जितना आप शेयर करोगे उतना ही आपको और ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैंने बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आता है कमेंट करके ज़रूर बताया करो। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म कर